केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपके क्लास 10 में 5 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, ये आपका पहला चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री के अंदर आता है। आपकी साइंस जो है, हाई स्कूल की जो साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो आपको पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक है, एंड दूसरा चैप्टर आपका है एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार एंड सॉल्ट मतलब लवण। ठीक है, तो इसको हिंदी में अम्ल, क्षार और लवण कहते हैं। ये आपका दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का। एंड तीसरा चैप्टर आपका है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है, ये आपका मेटल एंड नॉन मेटल तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का। एंड 4th नंबर पे आपका आता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये आपका 4था चैप्टर है। एंड 5वां एंड लास्ट चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल। क्या है? पीरियोडिक टेबल, या इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये आपके पूरे हाई स्कूल की केमिस्ट्री के चैप्टर हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्या होती है, एंड इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, अब देखो, अभी हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। जैसे क्या होता है कि हम अपनी बाइक में फ्यूल डालते हैं। ठीक है, तो फ्यूल क्या होता है, वो हमारे इंजन में जाता है और हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है, ये कैसे संभव हो गया। ठीक है, और जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर कोई साइंस की ब्रांच समझा सकती है तो दैट इज केमिस्ट्री। क्या है वो? केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे कि हमारे आसपास में जितने सारे चेंजेस होते हैं। जैसे आप किसी आयरन को, किसी लोहे को जब आप ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हो तो कुछ समय बाद उस पे जंग लग जाती है। ठीक है, उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब आप मिल्क को ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हो तो आपका जो मिल्क होता है वो, उसका स्वाद होता है, उसका जो स्वाद होता है वो बिटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज हैपनिंग? तो क्या हैपन होता है, क्या होती है केमिकल रिएक्शंस, कैसे होती है? हम अपने चारों तरफ जितने सारे चेंजेस को देखते हैं ना, उन्हीं चेंजेस की बेसिस पे साइंस ने चेंजेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है आपका फिजिकल चेंजेस एंड अनदर इज केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है?
क्या होता है हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे आपका जब कोई आपका यूनिफॉर्म, आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनने जाते हो, ठीक है, जब आप यूनिफॉर्म आपका डर्टी हो जाता है, ठीक है, जब आपका यूनिफॉर्म डर्टी हो जाता है तो आप क्या करते हो, आप सोप लेते हो, आप सोप लेते हो और उसको वॉश करते हो और देखते हो कि आपका जो डर्टी यूनिफॉर्म है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर विदाउट सोप के सिर्फ पानी से, सिर्फ वाटर से आप अपने क्लॉथ को या अपने यूनिफॉर्म को जब वॉश करते हो तो देखते हो बहुत कम साफ होता है। आखिर क्या ऐसा होता है कि सोप से आप यूनिफॉर्म के वॉश करते हो आपका यूनिफॉर्म क्लीन हो जाता है? तो इन सब फिनोमेना का अगर कोई आंसर दे सकता है, दैट इज साइंस एंड दैट इज केमिस्ट्री। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फिजिकल चेंजेस। व्हाट इज फिजिकल चेंजेस? आई राइट आवर डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में यू कैन राइट फिजिकल changes are process in which old substance not form new substance। ओके, तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है कि जब आप फिजिकल चेंजेस में कोई इनिशियली रिएक्शन कराने के लिए इनिशियली जब कोई सब्सटेंस लेते हो तो वह सब्सटेंस जब आपका केमिकल रिएक्शन करता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक, तो नया कोई कंपाउंड नहीं बनता, उसमें चेंज तो होता है बट वो कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। देखो, फिजिकल चेंजेस a process in which old substance not from new substance। तो जो आप इनिशियली ओल्ड सब्सटेंस ले लेते हो ना वो नया सब्सटेंस नहीं बनाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंपोजिशन होती है, ओके, जो सब्सटेंस की कंपोजिशन होती है वो कंपोजिशन चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूँ अच्छे से, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने आइस लिया, क्या लिया? आइस, ठीक है। अब आइस लिया, आपने आइस को क्या किया? हीट किया। जब आप आइस को हीट करते हो, यू ऑलरेडी स्टडी इन 9th क्लास कि व्हाट इज प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, आप सब लोग स्टडी किए हो इन 9th क्लास, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करते हो देन आइस स्टार्ट मेल्टिंग, जो आइस होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है और क्या बनाता है? लिक्विड वाटर, ओके, लिक्विड वाटर। बट व्हेन लिक्विड वाटर फर्दर हीटेड, जब लिक्विड वाटर को आगे और हीट किया जाता है देन इट्स कन्वर्टेड वाटर वेपर, इसमें कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर। बट अगर जब आप फिर से आप इसको क्या करते हो? कोल्ड करते हो। क्या करते हो? वाटर वेपर को कोल्ड करते हो, इसका टेंपरेचर लो करते हो, फिर अगेन क्या बना देता है? लिक्विड वाटर, ठीक है। जब लिक्विड वाटर को और कोल्ड करते हो तो ये क्या बना लेता है? आइस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो ओल्ड सब्सटेंस आपने आइस लिया वो चेंज नहीं हुआ, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। जैसे जो आइस का कंपोजिशन होता है तो क्या होता है? H2, ठीक, आपने पढ़ा होगा सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस, H2O वाटर का सिंबलिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो H2O है, जो वाटर है, जो आइस है, वो H2 + O2 से मिलकर बना है। तो यहाँ पे देखो इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती,
फिजिकल स्टेट में सब्सटेंस के जो अंदर की प्रॉपर्टी है, जो उसकी बल्क प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं होती। सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज नहीं होता, इसलिए सब्सटेंस का सिर्फ फिजिकल फॉर्म चेंज हो सकता है, उसका कंपोजिशन नहीं चेंज। जो सब्सटेंस पहले रहेगा वही लास्ट में भी रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हो सकता है, फिजिकल चेंजेस में क्या चेंज हो सकता है, सब्सटेंस का शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है, बट उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो सकती इन द केस ऑफ फिजिकल चेंजेस। ओके, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल, और जब आप आयोडीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड आयोडीन एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप हीट करते हो तो वह डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड आयोडीन गैस में। फिर जब उसको आप उसका टेंपरेचर लो करते हो, तुरंत क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, बिना लिक्विड स्टेट में गए। ओके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो स्टडीड इन योर 9th क्लास। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जब आप आइस को हीट करते हो तो इसका स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज होता है, ये क्या बन जाता है, लिक्विड वाटर, और फिर इसको फर्दर जब हीट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका वाटर वेपर्स में। ओके, ठीक है, ये आपके फिजिकल चेंजेस हैं। और फिजिकल चेंजेस में कंपाउंड का क्या, कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या क्या चेंज हो सकती है, कंपाउंड का शेप चेंज हो सकता है, ओके, साइज चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, एंड आल्सो डेंसिटी चेंज हो सकती है। डेंसिटी तो चेंज होती है, यहाँ पे अगर आप आइस लोगे तो आइस की जो डेंसिटी होती है तो क्या होगी, ज्यादा होगी इन द कंपेयर ऑफ वाटर, ठीक है, और वाटर की जो डेंसिटी होगी वह ज्यादा होगी इन द कंपैरिजन ऑफ वाटर वेपर। सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे वाटर वेपर का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू लिक्विड वाटर, एंड लिक्विड वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू आइस। आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, ठीक है, क्योंकि आइस जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, और जब आप सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास होते हैं, तो उसकी डेंसिटी वैसे ही क्या होगी, स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ओके, व्हाट इज द फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस में कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, जैसे पहला प्रोसेस है हीटिंग, ओके, हीटिंग एंड कूलिंग। जब आप एक सब्सटेंस को हीट करते हो और या तो कूल करते हो तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी क्या कहलाती है, फिजिकल चेंजेस। ओके, वो प्रोसेस क्या कहलाती, फिजिकल प्रोसेस और फिजिकल चेंजेस, ठीक है, और भी मैग्नेटिज्म, ओके, क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्यूशन, मिक्सचर, ये सारे क्या हैं, ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं, फिजिकल प्रोसेस हैं, क्योंकि मिक्सचर को हम भी क्या कर सकते हैं, बिना कंपोजिशन चेंज किए ही उसको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ओके, एंड सॉल्यूशन आल्सो इज अ फिजिकल चेंजेस बिकॉज the constituent present in solution separated by physical method evaporation। बिना कंपोजिशन चेंज किए ही हम क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ओके, नाउ इन दिस सेशन आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज केमिकल चेंजेस। ओके, तो फर्स्टली writing the definition of chemical changes. Chemical changes
also called chemical process, and chemical process is a chemical reaction. Okay, so first of all, what is the definition of chemical changes? Write down chemical changes. Chemical changes occur when a substance combine with another to form new substance. Are called chemicals. Are called chemical changes और chemical synthesis. ठीक है, तो इस chemical changes को ही क्या कहते हैं? chemical reaction कहते हैं. जैसे क्या होगा कि जब आप कोई ओल्ड सब्सटेंस लेते हो, ठीक है, तो कोई फर्स्टली आप कोई अलग सब्सटेंस लेते हो और वह क्या करता है, कुछ प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाता है. वो सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, अपनी प्रॉपर्टी रिपीट नहीं करता. ठीक है, जैसे फिजिकल चेंजेस में क्या होता है ना कि जो H2O होता है, अगर वो आइस होता है तभी वो H2O की तरह बिहेव करेगा, उसका टेस्ट सब कुछ H2O की तरह रहेगा. फिर जैसे ही वो लिक्विड वाटर बनेगा तभी उसका कंपोजिशन H2O रहेगा, और जैसे ही फिर वो वाटर पेपर बनेगा फिर भी उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, वही रहेगी. लेकिन इन द केमिकल changes occur when a substance combine with another to form new substance. जब एक सब्सटेंस किसी अदर सब्सटेंस से कंबाइन होता है और एक नया सब्सटेंस बना लेता है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस और कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन. ओके, फॉर एग्जांपल when कार्बन प्लस ऑक्सीजन. ओके, हम जानते हैं we know that carbon is a solid state at room temperature. Okay, at room temperature carbon is a solid and at room temperature oxygen is a gas. But when these two substances combine each other to form a new substance, carbon dioxide. Okay, इस कार्बन की प्रॉपर्टी अलग होती है, इस ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है. बट व्हेन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू ईच अदर फॉर्म न्यू कंपाउंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि नया सब्सटेंस बनेगा. जब भी केमिकल रिएक्शन होगी नया सब्सटेंस बनेगा. ठीक है, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उस रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है in the chemical changes. Okay, and also then milk, जब आप मिल्क को लेफ्ट एनवायरनमेंट में छोड़ देते हो तो क्या होता है कि आपका जो मिल्क होता है उसका टेस्ट बदल जाता है और बहुत बिटर टेस्ट में आ जाता है. बिकॉज मिल्क में बैक्टीरिया पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया उसमें होते हैं. तो क्या होता है, आप लोगों ने नॉर्मल घर पे देखा होगा कि जब दूध निकालते हैं भैंस से या गाय से तो क्या करते हैं कि उसको पहले गर्म करते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं. गर्म करने के बाद फिर उसको ठंडा करते हैं. ठीक है, गर्म करते हैं फिर उसको ठंडा करते हैं. गर्म इसलिए करते हैं कि उसमें बैक्टीरिया मर जाए. फिर उसको ठंडा करते हैं ताकि आपका दूध ज्यादा समय के लिए सुरक्षित रहे, सेफ रहे. ओके, तो एक प्रोसेस अगर उसमें हम उसको गर्म नहीं करते, उसको हीट नहीं करते मिल्क को और उसको खुले एनवायरनमेंट में
छोड़ देते हैं तो आपका जो मिल्क होता है वो क्या होता है, खराब होने लगता है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें क्या होने लगता है, केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। ओके, तो व्हेन यू लेफ्ट मिल्क एट ओपन एनवायरनमेंट the milk have more bacteria, but when milk heated and again cooled then bacteria is died। ठीक है, तो मिल्क को जब हम ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो क्या होता है कि आपका जो मिल्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, और जब हम मिल्क को हीट करते हैं और हीट करने के बाद फिर दोबारा कूल करते हैं तो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो डाई मर जाते हैं और आपका दूध लंबे समय के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी केमिकल चेंजेस के कारण होता है कि आपका जो दूध होता है, जो मिल्क होता है वो खराब हो जाता है इन ओपन एनवायरनमेंट। ओके, एंड आल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस, इज अ बेस्ट एग्जांपल। आपने ग्रेप्स का फर्मेंटेशन देखा होगा, ग्रेप्स फर्मेंटेशन। ठीक है, ग्रेप्स फर्मेंटेशन क्या होता है कि आप ग्रेप्स लेते हो, ठीक है, उसको इकट्ठा करते हो तो उसका फर्मेंटेशन करते हैं। जब उसको फर्मेंटेशन करते हैं तो आपको पता होगा कि जो ग्रेप्स होता है उसमें शुगर होता है, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, जब हम इसका फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है, जब हम इसका फर्मेंटेशन करते हैं तो एक ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज होता है, एक ग्लूकोज होता है, ये चेंज हो जाता है आपका CH3 CH2OH प्लस CO। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CH3CH2OH इसको कहते हैं एल्कोहल ना, जो ड्रिंक करने के काम आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो सोडा वाटर। तो हम जब फर्मेंटेशन, ग्लूकोज से जब फर्मेंटेशन के बाद जो हमें नया सब्सटेंस मिलता है उसको हम ड्रिंक के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी से आपका वाइन भी इसी तरीके से बनता है, वाइन। ओके, या बियर। ठीक है, तो इट इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, C6H12O6, जैसे ही फर्मेंटेशन इसका किया तो CH3CH2OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन इज अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज इन दिस प्रोसेस substance C6H12O6 form new substance alcohol and carbon dioxide. This is called chemical changes because in this process chemical composition of the substance are changed. Okay, so chemical composition change हो गया, then these process are called chemical changes. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एंड आल्सो केमिकल चेंजेस। ठीक है, बट इन योर हाई स्कूल तो हम केमिकल चेंजेस पढ़ लिए और केमिकल चेंजेस को ही कहते हैं केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इस केमिकल प्रोसेस के बेसिस पर हम आपके हाई स्कूल में वेरियस टाइप केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जो 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है। मैं इसको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूँ, कितने टाइप्स के रिएक्शन हम पढ़ेंगे। इन योर हाई स्कूल only 5 types chemical reaction are there। first is combination reaction, and second is decomposition reaction, and third is displacement reaction, and fourth is called double displacement reaction,
reaction and 5 and last is called redox reaction. redox reaction. ओके, तो आपके हाई स्कूल के सिलेबस में बस इतने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन पढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है। अभी तो हमने चेंजेस पढ़े हैं ना, क्या मतलब केमिकल चेंजेस क्या होता है एंड फिजिकल चेंजेस क्या होता है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ना चाहते हैं कि केमिकल प्रोसेस क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है एंड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। एंड केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए, केमिकल रिएक्शन कराने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है, किस या केमिकल रिएक्शन किस मीडियम में प्रोसीड करती है, ओके, किस तरीके से प्रोसीड होती है, क्या क्या जरूरी होता है केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। तो फर्स्टली हमें केमिकल रिएक्शन कराने के लिए क्या नीड होती है, फर्स्ट इज कॉल्ड आपके रीजेंट, ओके, आपको रीजेंट की नीड होती है और रीजेंट आपके क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स, ओके, रिएक्टेंट्स। एंड केमिकल प्रोसेस के बाद जो कंपाउंड बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो केमिकल जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स। एंड केमिकल प्रोसेस के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। और एक और चीज की नीड होती है, मीडियम, ओके, मीडियम जिसमें हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मीडियम, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स क्या होता है, आई राइट सम डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। Reactants, okay, the substance which take part in chemical reaction are called as reactants. तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस फर्स्टली पार्टिसिपेट करता है और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, ओके। तो रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है, the new substance formed as a result of a chemical reaction are called product, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल C+O2 gives CO2, it is a chemical reaction। देन आपके जो कार्बन है, ओके, कार्बन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है बोथ आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स,
अदर का रिएक्टेंट्स, बिकॉज ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और रिएक्शन के बाद आफ्टर द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, तो रिएक्शन के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बन रहा है, देन डिस्कार्ड प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो आफ्टर द केमिकल रिएक्शन which substances are formed are called product. Okay, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में, तो हम उस केमिकल रिएक्शन को लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर इस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, बट ये शॉर्ट स्टेटमेंट है, इस शॉर्ट स्टेटमेंट को कहते हैं इक्वेशन, बिकॉज इन मैथमेटिक्स में आपका जो स्टेटमेंट होता है, मैथमेटिक्स किस लिए बनी है, देखो मैथमेटिक्स इसलिए बनी है कि हम जब अपने एनवायरनमेंट में कोई प्रोसेस देखते हैं, कोई रिएक्शन देखते हैं, तो बहुत लॉन्ग फॉर्म में होती है। जैसे हम इस रिएक्शन को कह सकते हैं व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक प्रोसेस 3-4 लाइन या 5-6 लाइन में हमें लिखना पड़ेगा, बट मैथमेटिक्स क्या करता है कि लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट प्रोसेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो इक्वेशन बनाता है, जो लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट प्रोसेस में कन्वर्ट करे वो क्या कहते हैं, उसे इक्वेशन कहते हैं। तो इन मैथमेटिक्स हम इक्वेशन पढ़ते हैं, बट इन केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन। ओके, हम केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है, और मोर इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, ठीक है, कि हम इस रिएक्शन को देख के, इस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसे कैसे जा सकती है, किस मीडियम में हो रही है, इस कार्बन का स्टेट क्या है, इस ऑक्सीजन का स्टेट क्या है, सब कुछ हम इस केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, वो सब हम आगे भी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इनमें पढ़ लिया व्हाट इज रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस रिएक्शन करता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, ये जो फर्स्टली पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन करने के लिए उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, एंड जो सब्सटेंस नया बनता है रिएक्शन में उसे कहते हैं प्रोडक्ट। आफ्टर द रिएक्शन सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल when carbon and oxygen combine to form carbon dioxide, then carbon dioxide are the product. Okay, for example, I write down the long form of chemical reaction. What is the long form of chemical reaction? Example, when nitrogen and oxygen combine each other in the presence of air and molybdenum to form अमोनिया। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, 4 लाइन की स्टेटमेंट है। अगर हम इस स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में यूज करें देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमें एक लाइन में ही इसके रिएक्शन समझ में आ जाएगी क्या होता है।
अमोनिया बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ FeR। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन को लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। एंड केमिकल इक्वेशन आर टू टाइप्स। Chemical equation are two types. Balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. These are two types of chemical equation. Firstly, we will discuss about what is unbalanced chemical equation. Okay. Unbalanced chemical equation. Okay. Write down the definition of unbalanced chemical equation. And unbalanced chemical equation is an equation in which number of atoms of different elements is not equal on the two sides of chemical equation. Unbalanced chemical equation and unbalanced chemical equation is an equation in which number of atoms of different elements is not equal on the two sides of chemical equation. तो chemical equation के दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट के वो क्या होते हैं? सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। देन दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल वेयर N2 plus H2 is equal to NH3, but यहाँ पे दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिकॉज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले नाइट्रोजन लिखेंगे, ओके, एंड हाइड्रोजन लिखेंगे। ये आपके रिएक्टेंट के साइड है, इधर हम प्रोडक्ट लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसके नाइट्रोजन के सबस्क्रिप्ट में क्या है? 2 है। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में क्या है? 2। इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन के कोएफिशिएंट देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन के सबस्क्रिप्ट में देखिए कुछ नहीं है, मतलब ये कितने नाइट्रोजन है? 1। और यहाँ पे हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में देखिए कितने हाइड्रोजन है? 3। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट आर नॉट सेम, देन दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो समझ में आया? जिसमें रिएक्शन के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे, वह केमिकल इक्वेशन क्या कहलाती है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो अनबैलेंस्ड
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट सेम। ठीक है, तो ये आपकी हो गई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Similarly, I will discuss about next balanced chemical equation. Balanced chemical equation. What is balanced chemical equation? Balanced chemical equation when number of atoms of reactants and product are equal on the both side of chemical equation is called balanced chemical equation. ठीक है, it's called balanced chemical equation. For example, जैसे हमने यहाँ पे N2 plus H2 gives NH3, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे N2 plus H2 gives 2NH3। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे तीन दोनों 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो इसको क्या करेंगे N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक है, the number of atoms of reactant and the number of atoms of product are same, then this equation is called balanced chemical equation. Okay, तो इस टाइप की इक्वेशन को balanced chemical equation कहते हैं। ओके, एंड ठीक है, और हम एक रूल पढ़ेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो रूल्स में है कि राइट डाउन रूल्स for balancing chemical equation। ओके, तो देखो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है और हम उस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये जरूरत क्यों होती है, क्योंकि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, देखो जैसे जब आप कोई एटम बॉम्ब बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई विस्फोटक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनाते हो, तो उसमें जो सब्सटेंस की अमाउंट होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, वो एकदम करेक्ट होने चाहिए। अगर अनबैलेंस हुआ तो तुरंत वो विस्फोट हो जाएगा। एंड जो हमारा मेडिसिन बनता है, जो दवाई बनती है, कभी कभी क्या है कि जब कोई भी हम डोज ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो हमें और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि जो मेडिसिन होता है, जो मेडिसिन हम लेते हैं, वो मेडिसिन हमारे शरीर में जाता है और एक केमिकल रिएक्शन अकर होती है। ठीक है, तो वह केमिकल रिएक्शन तभी अकर होगी
जितने जैसे जिस जो प्रॉब्लम्स आपके शरीर में होगी, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उतनी ही अमाउंट में हम मेडिसिन को लेते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों के लिए अलग होता है, एडल्ट के लिए अलग होता है, एंड जो ओल्ड मैन होते हैं उनके लिए अलग होता है मेडिसिन। ठीक है, देखते हो ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डोज का आधा टुकड़ा दिया जाता है, बिकॉज उनका अमाउंट कम कर दिया जाता है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाते हैं उसमें। ठीक है, इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, तो बैलेंसिंग के कुछ रूल हैं। फर्स्ट रूल है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के, राइट डाउन द इक्वेशन in the word form, by writing the name of reactants and ठीक है, तो राइट डाउन द इक्वेशन इन द वर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो हमें केमिकल रिएक्शन पहले मिलती है उसको हम क्या करते हैं, वर्ड रूप में लिखते हैं। सबसे पहले मुझे वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहते हो कि व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, बट हम इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट रूल में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इट इज द वर्ड फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक केमिकल इक्वेशन का वर्ड फॉर्म में, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकेंड रूल है बी ए, और बी जो है वो क्या है, राइट डाउन द symbol, write down the symbol and formula of the various reactants and प्रोडक्ट। तो हमें जो वर्ड फॉर्म में केमिकल रिएक्शन मिली है ना, उसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन की फॉर्म, इसके फॉर्मूले की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक है, राइट डाउन द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द वेरियस रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो जो फर्स्ट से हमें मिला है वर्ड फॉर्म, हम उसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे एंड जो प्रोडक्ट होंगे उनका हम फॉर्मूला या उसका सिंबल लिखेंगे। जैसे नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2 प्लस ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला होता है, O2, एंड दिस टू आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, so this is called symbolization of chemical reaction or formulation of chemical reaction। formulation क्या कहते हैं इसको, सेकेंड रूल को क्या कहेंगे, फॉर्मुलेशन। ठीक है, और इसको वर्ड फॉर्म कहते हैं। थर्ड रूल क्या है इसका, रूल नंबर सी, लिस्ट द number of atoms of different
in the unbalanced chemical ठीक है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो हमें एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, इसके रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट के, हम उसको क्या करते हैं, उसको लिस्ट बनाते हैं, नंबर ऑफ एटम का लिस्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन लिखा है N2 + O2 gives NO2, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है क्या है, रिएक्टेंट्स है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लिस्ट बना लिया। तो यहाँ पे N2 इसके सबस्क्रिप्ट में 2 है, इसके मतलब कितना है 2 नाइट्रोजन, एंड इसके सबस्क्रिप्ट में कितना है 2, इसके मतलब 2 ऑक्सीजन। अब ये हो गया आपका रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की साइड में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, वही मतलब जितने नंबर ऑफ एटम जो एटम्स आप स्टील हो रिएक्शन में, ठीक है, जो एटम्स रिएक्टेंट्स में होंगे वही एटम क्या होंगे प्रोडक्ट में होंगे। एटम चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। यू ऑलरेडी स्टडी इन 9th क्लास की एटम अगर चेंज होगा क्या तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे जो कंपाउंड होता है ना वो सेम रेशियो में कंबाइन होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास, ठीक है, लॉज ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 1। तो देखो ये हमने क्या बनाया, एटम सारे एटम का लिस्ट बना लिया, ये प्रोडक्ट के हैं ये रिएक्टेंट्स के, ठीक है। तो नंबर सी में हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब नंबर 4 में क्या करेंगे, नंबर 4 में करेंगे select the number of atoms which contain higher atomic number except of hydrogen and oxygen, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से कोई भी एटम ले लेते हैं, फर्स्ट सिलेक्ट द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच कंटेन हायर एटॉमिक नंबर, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर हायर होता है या एटॉमिक वेट हायर होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर, उसको हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर सबसे हायर है, क्योंकि दो ही एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने को ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं वाइंड अप करता हूँ और आपको समझाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे N2 + O2 gives NO2, और यहाँ पे आपके नाइट्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है। जब हम यहाँ पे नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन को हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसके कोएफिशिएंट NO2 के कोएफिशिएंट से 2 से गुणा करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन आएगा कैसे आएगा, N2 + O2 gives 2 से गुणा करेंगे 2NO2 हो जाएगा, ठीक है, 2NO2। बट यहाँ पे देखो, अब देखो इस NO2 मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो देखो ये जो 2 है ना, ये नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट होता है और एज वेल एज ऑक्सीजन का भी कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, ये दोनों का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे
ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट कितना है 2, ओके। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट कितना है 2 और ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में कितना नंबर है 2, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, समझ में आया। यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो गया अब कितना हो गया 4 और हम इसको क्या करेंगे अब ऑक्सीजन का N2 प्लस यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसके कोएफिशिएंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2O2 = 2NO, ओके। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड केमिकल। तो फर्स्ट वो सब्सटेंस लेंगे जो सब्सटेंस क्या होगा जिसका एटॉमिक नंबर हायर होगा एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड और इसी प्रोसीजर को रिपीट करते जाएंगे जब तक कि आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए, ठीक है। सबसे हायर एटॉमिक नंबर लेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम एंड लास्टली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। कभी-कभी क्या होता है कि आप ऑक्सीजन को अगर बैलेंस कर लेते हो ना तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सबसे हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करना स्टार्ट करें, ठीक है। स्टार्ट होने से ठीक है। एंड नंबर ई है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर ई। तो आप लोग ध्यान से देखना, टू बैलेंस the atoms of an element put a small whole number coefficient before the formula of the compound ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं। देखो जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखा आप नंबर 4 पे पहुंचे तो यहाँ पे जब आप बैलेंसिंग करोगे ना तो जो बैलेंस करोगे ना तो जो आपके नंबर होंगे कोएफिशिएंट के वो स्मॉल होल नंबर होने चाहिए, ठीक है। वो फ्रैक्शनल का नंबर नहीं होना चाहिए, पॉइंट का नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एटम्स कभी पॉइंट में नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, ठीक है। और आगे अगर किसी और के अकॉर्डिंग कंपल्सरी लोगे तो पॉइंट में आ सकता है, पर अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन वो कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता, क्योंकि एटम आर इनडिविजिबल अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला के पहले आप कोएफिशिएंट लगा सकते हो होल नंबर की, पर आफ्टर द फॉर्मूला आप कंपाउंड का कोएफिशिएंट चेंज नहीं कर सकते। मतलब कंपाउंड का जो सब स्क्रिप्ट में नंबर है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा था N2 प्लस O2 गिव्स NO2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है N2 प्लस O2 गिव्स NO2। तो यहाँ पे N2 2 थे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गिव्स N2 O2, बट दिस इज नॉट मैटर बिकॉज यहाँ पे हम जो कोएफिशिएंट 2 लगा रहे हैं ना, ये हम इसका फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं। N2 O2
कोई सब्सटेंस नहीं होता, ठीक है। हम इसका फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते, हम कोएफिशिएंट हमेशा उसके फॉर्मूले से पहले लगा सकते हैं, उसके फॉर्मूले के बाद नहीं लगा सकते, बिफोर द फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूले से पहले लगा सकते हैं। तो हमें अगर इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, हम 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। n2 प्लस O2 गिव्स 2 n1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए और नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, n2 प्लस O4 गिव्स 2 NO2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, मतलब एक केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट हम इसको नहीं कर सकते बिकॉज हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला चेंज कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मूला कितना होता है, O2। तो हम इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि इसको 4 कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n2 प्लस 2O2 गिव्स 2 NO, ठीक है। इसी तरीके से हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करते जाएंगे और आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस होते जाएगी, ठीक है। और अगर जब आप बैलेंस करते हो तो क्या होता है कि आप जैसे बैलेंस किया तो दूसरा एलिमेंट अनबैलेंस हो गया, फिर आप उसको बैलेंस करोगे, फिर दूसरा एलिमेंट अनबैलेंस होगा, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक एटम बैलेंस करते जाओगे, एक ही नहीं कि एक ही लाइन में सारे एलिमेंट को बैलेंस करो, ठीक है। 1 बाय 1 बैलेंस करते जाओ, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एंड आई गिव यू अ होमवर्क, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बैलेंस करके बता देना उसको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इट्स अ क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है व्हेन इट इज योर होमवर्क, क्वेश्चन है आयरन एंड water combine each other to form iron oxide and hydrogen gas, ठीक है। बैलेंस करो इस इक्वेशन को, ठीक है। एंड कमेंट बॉक्स में बताना आपको बैलेंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।